नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के तहत दुबई में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो में हिस्सा लिया। इसके बाद सीएम धामी ने विभिन्न उद्योग समूहों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सीएम धामी की उपस्थिति में दुबई में विभिन्न उद्योग समूहों के साथ 5,450 करोड़ के इन्वेस्टमेंट एमओयू साइन किए जा चुके हैं, जिनमें पर्यटन, रियल एस्टेट, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े उद्योग समूहों के साथ 5450 करोड़ के निवेश पर करार किया गया है। बता दें कि दुबई में अब तक सर बायोटेक और हयात इंडिया के साथ 2000 करोड़, कार्बिला न्यूट्रिशन टेक्नोलॉजी ग्रुप के साथ फार्मर प्रोडक्शन हेतु 950 करोड़, जीटीसी ग्रुप के साथ 800 करोड़, फ्लो कॉग्लोमेरेट समूह के साथ रियल एस्टेट, इंफ्रा एवं पर्यटन के साथ 500 करोड़ का एमओयू साइन किया गया है। आपको बता दें कि लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट्स को लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। लंदन के बाद दुबई में आज उन्होंने रोड शो किया है। आपको बता दें कि दुबई से देवभूमि के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। पहले ही दिन रोड शो करने के बाद 5450 करोड़ के इन्वेस्टमेंट साइन हुए, जिसके बाद सीएम ने एमओयू साइन किया। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। आपको बता दें, इस दौरान सीएम धामी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आज इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग यहाँ पर पधारे हैं, ये इस बात का प्रमाण है। और जिस प्रकार से मंच पर और जब हम लोग आज यहाँ पहुंचे हैं, दिन में जैसे ही हम यहाँ पहुंचे, आज हवाई अड्डे पर, उसके बाद होटल में, उसके बाद यहाँ पर, तो ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं यहाँ दुबई में हूँ। सच बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उत्तराखंड में ही हूँ। इस प्रकार से आप लोगों ने, सब लोगों ने हमारे यहाँ पर अपनी संस्कृति से आप सब जुड़े। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में राज्य के किसानों की अलग अलग समस्याओं के निस्तारण के संबंध में किसान संगठन के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान मंत्री ने कहा कि किसान संगठन के प्रतिनिधियों ने आज 5 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है। उन्होंने कहा कि आपदा की दृष्टि से सर्वाधिक नुकसान हरिद्वार जिले को झेलना पड़ा, जिसमें किसान संगठन के प्रतिनिधियों की ओर से सर्वे की गई थी, जिसमें कुछ अनियमितताएं पाई गई। इस बात को लेकर रोष प्रकट किया गया। तो देहरादून में आज कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बैठक की है। आपको बता दें, किसान प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। इस दौरान समीक्षा किया गया कि आखिर मानसून सीजन में किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा किसानों को नुकसान हुआ है। आपको बता दें, इस मानसून सीजन में उत्तराखंड भारी तबाहियों का सामना कर रहा था। कई जगह सड़कें टूटी तो कई जगह किसानों के फसल कई एकड़ में बर्बाद होते हुए दिखाई दिए। देखिए, आज भारतीय किसान यूनियन टिकैत के प्रदेश अध्यक्ष संजय चौधरी के नेतृत्व में किसानों का दल मुझसे मिला और उन्होंने एक 5 सूत्रीय मांग पत्र मुझे दिया। उनका ये कहना था कि जो हरिद्वार में, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान इस आपदा में हरिद्वार के किसानों का हुआ है, उनका ये कहना था कि उसका सर्वे ठीक नहीं हुआ है, पटवारी द्वारा गलत रिपोर्ट दी गई है। हमने जिला मजिस्ट्रेट से, यहीं से दूरबात से बात की है और शीघ्र ही हमारे विभाग का अधिकारी और वहाँ के रेवेन्यू के अधिकारी साथ में जाएंगे और जहाँ जहाँ पर इनकी शिकायतें होंगी उनको दोबारा सर्वे किया जाएगा। एक इन्होंने कहा कि साहब, जो मनरेगा से जो काम होते हैं उसमें किसानों को उसमें जोड़ दिया जाए, ताकि, क्योंकि हम काम तो करते ही, मैंने तुरंत अपने आयुक्त ग्राम विकास से उससे बात की, उसको तुरंत हमने करने का आदेश दे दिया है। एक सोनोनी नदी है, वहाँ पर एक बांध बनाने का, बंदा लगाने की बात उन्होंने कही है, उसके तुरंत आदेश हमने कर दिए। क्योंकि और कुछ विषय ऐसे हैं क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह के हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी क्योंकि इन्वेस्टर समिट के लिए समलैंगिक विवाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आज बड़ा फैसला सामने आया। कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को अमान्य करार दिया है, जिसके बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आने लगी। हरिद्वार में भी संतों ने अदालत के फैसले की सराहना की है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा
कि समलैंगिकता एक विकृति है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इस पर रोक लग सकेगी। उन्होंने कहा कि अगर समाज में समलैंगिक शादियां होगी तो संतान उत्पन्न नहीं होगी और वो पीढ़ियां आगे नहीं बढ़ सकेंगी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए। तो समलैंगिक विवाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है और इसको मंजूरी देने से इनकार कर दिया। इसके बाद लगातार देवभूमि के संतों की तरफ से प्रतिक्रियाएं आने लगी। इसी कड़ी में हम आपको बता रहे हैं कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी का आपको हम बयान बता रहे हैं, जिन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कर रहे हैं। जो भी आपने देखा होगा जो सेम सेक्स मैरिज है, मैं समझता हूँ हमारे समाज के लिए एक बहुत भद्दा मजाक है और हम जो आध्यात्मिक लोग हैं, आध्यात्मिकवादी है, हम इसको गाली मानते हैं। देखिए, हाउ टू मैरी एंड किसके साथ शादी हो, ये तो मेल फीमेल ये भगवान ने बनाया हुआ है। मेल की शादी फीमेल के साथ हो, फीमेल की मेल के साथ हो, आज तक यही विवाद चलता, यही रीति है, यही रवाज है। अब आदमी आदमी के साथ शादी करे तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आई थिंक डेट ये अच्छी बात तो नहीं है। और फीमेल से शादी करे, जो ये मैं कहता हूँ ये अच्छी बात नहीं है। जो हम होता तो कहने करते बच्चे कहाँ से पैदा होंगे, जनरेशन कहाँ से पैदा होगी? जब मेल फीमेल से शादी करेगा तभी जो है हमारी जनरेशन आगे बढ़ेगी। तो इसलिए जो आध्यात्मिक देखिए आप, मेरे हिसाब से आप देखते हैं आध्यात्मिकवाद से आप देखते हैं, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। और जो भी फैसला मिला है बहुत अच्छा फैसला मिला है। और कार्यालय विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में खेल महाकुंभ 2023 की तैयारियों के संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बता दें कि हर वर्ष अक्टूबर के पहले सप्ताह में खेल का आयोजन किया जाता है, लेकिन कुछ कारणवश इस वर्ष अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में खेल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रतियोगिताओं को न्याय पंचायत, विकासखंड, जनपद स्तर और राज्य स्तर पर किया जाएगा। वहीं मंत्री ने कहा कि प्रतियोगिताओं के बारे में आगामी कुछ दिनों में होने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। देखिए, खेल विभाग ने, युवा कल्याण विभाग ने, चूँकि हम लोग हर साल खेल महाकुंभ करते हैं और हर साल लगभग ये प्रयास रहता है कि अक्टूबर के प्रथम हफ्ते में जो है खेल महाकुंभ की शुरुआत हो जाए। चूँकि इस बार कुछ परिस्थितियों में रद्दोबदल रहा, तो जिसके कारण से जो है ये बैठक जो है वो नहीं हो पाई थी। तो आज इस बैठक के माध्यम से यह तय हुआ है कि हम लोग 31 अक्टूबर से जो है खेल महाकुंभ की शुरुआत करेंगे। रुड़की पहुंचे उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आजाद अली ने बीजेपी सरकार पर किसानों को उचित मुआवजा न देने का आरोप लगाया है। आजाद अली ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार इस वक्त बौखलाई हुई है और हमारी ईमानदार पार्टी के नेताओं को झूठे आरोपों में फंसाने के काम में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हुए नुकसान को लेकर गंभीर नहीं है। वहीं आजाद अली ने यह भी बताया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी की पूरे देश में भागीदारी रहेगी और इस बार बीजेपी सरकार का अस्तित्व मिटाने का काम किया जाएगा। तो आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आज रुड़की पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसानों का मुआवजा नहीं दे रही है। साथ ही आम आदमी पार्टी को ईमानदार पार्टी बताते हुए कहा कि हमारी पार्टी के नेताओं को झूठे आरोपों में फंसाने का काम किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता इन्हें सबक सिखाएगी और साथ ही इन्हें देश से मिटा देगी। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो लगातार किसानों से टच में हैं और उनकी आवाज़ को मुखरता से रखने का काम भी कर रहे हैं। और आज जो प्रेस वार्ता है इसी को लेके मेन थी कि जिस तरह से किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है, तो इसी को लेके जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और दूसरा, जिस तरह से डेंगू ने पैर पसार रखे हैं और उसके बाद जो सरकारी अस्पताल हैं वो एक केवल और केवल रेफर सेंटर बने हुए हैं, वहाँ पर इलाज नहीं मिल रहा है, जिसका फ़ायदा प्राइवेट जो डॉक्टर हैं
हैं प्राइवेट अस्पतालों के, वो उठा रहे हैं। और प्राइवेट अस्पतालों में जो भी अस्पताल अधिकतर देखना, आपके जो प्राइवेट अस्पताल खुल रहे हैं बिल्कुल कुकुरमुत्तों की तरह, तो वो संरक्षण में नेताओं के, ये भाजपा नेताओं के रिश्तेदारों के होंगे, जहाँ पर ये लूट खसोट हो रही है। मुद्दा था जो किसानों के साथ, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, जो बाढ़ से किसान प्रभावित हुए हैं, जो उनका नुकसान हुआ है, उसको लेकर सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। लगातार विपक्षी दल, कई सारे संगठन, किसान संगठन आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सरकार की कान पे जूं नहीं रेंग रही है। तो जिन लोगों को मुआवजा राशि नाम मात्र दी गई है, कुछ लोग छोड़ दिए गए हैं, कुछ जो पात्र ही नहीं थे, ऐसे लोगों को सेटिंग गेटिंग के तहत ले लिया गया है। तो उसको लेकर आज हमने इस प्रमुख मुद्दे को इसमें रखा है कि या तो सरकार समय रहते इसमें कोई समिति गठन करे और जो पात्र व्यक्ति थे, डोईवाला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज डोईवाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी की डबल इंजन सरकार को घेरा और तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए कहा कि कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ 2024 में सरकार बनाएगी और फिर आमजन के मुद्दों पर काम करेगी। उन्होंने कहा कि डबल इंजन वाली सरकार से आज हर कोई त्रस्त है। हरीश रावत ने कहा कि वीवीआईपी विधानसभा डोईवाला में विकास योजनाओं अधर में लटकी हुई है, लेकिन बीजेपी सरकार कोई काम नहीं कर रही। तो आज डोईवाला में पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने डबल इंजन सरकार को कहा कि डबल इंजन की सरकार कोई काम नहीं कर रही है, जनता हर कोई इस सरकार से त्रस्त है। साथ ही उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर कहा कि 2024 में कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बनेगी और उसके बाद जनता के हित और योजनाओं को लेकर फैसले किए जाएंगे। ये ट्विन सिटी को बेचने का जो इनका दिली इच्छा है वो अभी इन्होंने समाप्त नहीं की है और इसीलिए डोईवाला में जो लॉ यूनिवर्सिटी खुलनी थी उसको ये लटकाने में लगे हुए हैं, उस मामले को भटकाने में लगे हुए हैं, लटकाने भटकाने और झगड़ा करवाने में लगे हुए हैं। और सूर्यधार की झील को, जिसके जो हमारे कांग्रेस के साथियों ने ही उसका आइडिया दिया था और हमने उसको प्रारंभ करवाया था और हमने तो भारत सरकार से भी प्रपोजल बना करके भेज करके पैसा लिया था। धार योजना को इन्होंने बंटाधार परियोजना में बदल दिया है और नदी के प्रभाव में किसी तरीके का भी कंस्ट्रक्शन अपराध है, सामाजिक अपराध भी है, कानूनी अपराध भी है। और राज्य सरकार एसटीडी का निर्माण कर रही है दुल्हनी में, नखरोदा के पास में। हम उस कुप्रयास की निंदा करते हैं और उसकी वजह से पूरी पिंडर चमोली में छात्रों की अलग अलग समस्याओं के समाधान को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी और एनएसयूआई के छात्रों ने नाराजगी व्यक्त की है। बता दें कि छात्रों और सरकार और विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। महाविद्यालय गोपेश्वर में एनएसयूआई और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों का 9 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्मिक और आमरण अनशन जारी है। वहीं 2 सप्ताह बाद भी छात्रों के शुद्ध लेने शासन और प्रशासन का कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं पहुंचा है। इसके बाद मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों में उग्र आंदोलन करते हुए विद्यालय परिसर में जमकर नारेबाजी की है। तो चमोली में एक साथ एबीवीपी और एनएसयूआई के छात्र प्रदर्शन करते हुए नजर आए। सरकार और कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जमकर छात्रों ने नारेबाजी की। उस दौरान की तस्वीरें अब आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस दौरान पुलिस से उनकी नोकझोंक भी हुई, जो कि आप तस्वीरें में साफ साफ देख सकते हैं किस तरीके से छात्र छतों पर नजर आ रहे हैं। उत्तरकाशी के हरसिल में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सेव महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में प्रदर्शनी लगेगी जिसमें सेव की विविध किस्में देखने को मिलेंगी। वहीं बागवानी को लेकर विशेषज्ञों से संवाद किया जाएगा और नई तकनीकों
की जानकारी दी जाएगी। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम और रिवर राफ्टिंग जैसे गतिविधियों का भी आयोजन होगा। महोत्सव के आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए जिलाधिकारी अभिषेक रूहेला ने जिला मुख्यालय पर अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद वाइब्रेंट विलेज के इस महत्वपूर्ण आयोजन को कामयाब बनाने के निर्देश दिए गए हैं। तो उत्तरकाशी में राज्य स्तरीय सेब महोत्सव का आयोजन होना है। अलग अलग किस्में की सेब की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। साथ ही आपको बता दें कई तरह की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें रिवर राफ्टिंग भी शामिल है। बागवानी को लेकर विशेषज्ञों से संवाद किया जाएगा। साथ ही किसानों को और नए नए तकनीक सिखाए जाएंगे कि किस तरीके से सेब की में सेब की फसलों को बढ़ावा देने के लिए और कृषकों को के ज्ञानवर्धन के लिए एक हरसिल में सेब महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है 19 और 20 अक्टूबर को। इससे संबंधित अभी बैठक की गई है। सभी विभागों को आवश्यक तैयारियों के निर्देश दे दिए गए हैं और उम्मीद है कि एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित होगा और इसमें सभी जनपदवासियों से अनुरोध है कि वे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और सेब से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए इस कार्यक्रम में जरूर आएँ। मसूरी के सौंदर्यीकरण को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है, जिसको लेकर मसूरी की सबसे सुंदर जगहों में से एक मॉल रोड के लिए 7 करोड़ की लागत का बजट तय किया गया है। सौंदर्यीकरण के मद्देनजर मॉल रोड में सबसे पहले तारों के जाल को हटाया जा रहा है। हालांकि इसमें आम लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तारों को हटाने की वजह से इलाके में एयरटेल, BSNL जैसी कई मोबाइल सेवाएं बंद हो गई हैं। मसूरी में मॉल रोड का सौंदर्यीकरण तेजी से किया जा रहा है। सौंदर्यीकरण के लिए 7 करोड़ का बजट तय किया गया है। इस दौरान सबसे पहले तारों को हटाया जा रहा है, जिस वजह से इलाके में एयरटेल और BSNL जैसी कंपनियों के नेटवर्क में दिक्कतें आ रही हैं, जिसका सामना लोगों को करना पड़ रहा है। नुकसान तो बहुत ज़्यादा है हम लोगों को। हमें ये नहीं बताया गया है कि हम क्रॉसिंग जहाँ पे कर रहे हैं उस क्रॉसिंग में जब हम लोगों को कनेक्शन बांटेंगे तो किस ढंग से वो वायर जाएगी वहाँ से और किस ढंग से हम कनेक्शन देंगे। अब हर जगह से वायर कट रही है। सबसे मेन प्रॉब्लम है क्रॉसिंग की। अब क्रॉसिंग के ये आपने मेन डग बना के तो दे दिया आपने। क्रॉसिंग किसी को पता नहीं क्या चीज़ है क्या नहीं है। जब तक आप क्रॉसिंग नहीं बताएंगे कि यहाँ पे क्रॉसिंग है, हम जब दुकान में किसी कनेक्शन देंगे, जब अगल बगल हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जब कनेक्शन हमने बांटने हैं तो तारे कहाँ से निकलेगी? वो तारे तो कहीं से उठेगी जाएगी। तो जब हम एक बंदे को कनेक्शन देते हैं, जब दूसरा को नहीं देंगे, तीसरा चौथे को जाएगा, तो वो तार हमें ले जाना देगा ही नहीं। तो उसका सोल्यूशन क्या होगा कि वो बताएं इसको। माल रोड के सौंदर्यकरण के लिए जो भी तारें हैं झूलती हुई वो सब जो है हटाई जा रही हैं अधिकारियों के निर्देशों पे। इसमें इंटरनेट सेवाएं कहीं न कहीं बाधित होगी तो उनको कोई वैकल्पिक व्यवस्था? उनको तो बहुत दिन से टाइम दिया गया था, इनसे बातचीत कर दी गई थी के द्वारा बता दिया था कि हमने हटा दिया है, किंतु अभी तक ये जो है इन्होंने हटाया नहीं। इसलिए अब इनको अंतिम समय देते हुए तार खुद हटाई जा रही है। पौड़ी में शहरी विकास मंत्रालय की ओर से आजीविका मेले का शुभारंभ किया गया। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद रघवाल ने फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान शहरी विकास मंत्री पौड़ी बस अड्डे का निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इसके साथ ही पालिका द्वारा बनवाए जा रहे बहुउद्देशीय भवन का भी विकास मंत्री ने शिलान्यास किया। इस दौरान प्रेमचंद रघवाल ने बताया कि महिला द्वारा बनाए गए स्थानीय उत्पादों को बाजार और स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराने की दृष्टि से इस मेले का आयोजन किया गया है। तो पौड़ी में आजीविका मेले का आयोजन किया गया, जिसमें शहरी विकास मंत्री ने शिरकत की है। बहुउद्देशीय भवन का आयोजन किया गया है। आपको बता दें शहरी विकास मंत्री ने शिरकत की, साथ ही उन्होंने रिबन काटकर विधिवत शुभारंभ किया। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद रघवाल के पौड़ी पहुंचने पर पालिका प्रशासन की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया था। तो वहीं इस दौरान उन्होंने पौड़ी बस अड्डे के निर्माण कार्य का भी जायजा लिया है। आपको बता दें कि नगर पालिका द्वारा बनवाए जा रहे बहुउद्देशीय भवन का शिलान्यास किया गया। साथ ही शहरी विकास मंत्रालय की ओर से दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत
स्वयं सहायता समूह के माध्यम से काम करने वाली महिलाओं के लिए डमरू हॉल में आजीविका मेले का रिबन काटकर शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मैंने जैसे अपने उद्बोधन में भी कहा कि शहरी विकास से संबंधित जितनी भी हमारे दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत हमारी बहनें जो काम करती हैं, उत्पाद बनाती हैं, अनेकों काम करती हैं, उनको एक उचित प्लेटफॉर्म देने का काम हमने किया है। 4 जिलों की बहनें जैसे टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी और रुद्रप्रयाग, लगभग 3800 बहनें इससे जुड़ी हैं। आज उनको प्रोत्साहित करने के लिए एक हमने यहाँ पे आजीविका मेला यहाँ पे लगाया है। और आप देखिए, आपने स्वयं ने भी देखा होगा, मैं धन्यवाद कर रहा हूँ आपका कि आपने भी देखा होगा कुछ बहनें यहाँ ये पहली बार वो अपना उत्पाद लेके आई है। यानी कि उनको लगता है कि उनको एक स्टॉल मिल रहा है, एक माध्यम मिल रहा है, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं बहनों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। अभी जैसा आप जानते हैं 33% आरक्षण की बात जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने हमारी बहनों के लिए, मातृशक्ति के लिए दी है, उसी प्रकार से हम लोग शहरी विकास विभाग के माध्यम से हम लोगों जो हमारी बहनें इसमें काम कर रही हैं, कैसे उनको आगे बढ़ाया जा सके, कैसे उनके उत्पाद को आगे बढ़ाया जा सके और कैसे उनको विपणन हम लोग दे सकें, ये उचित प्लेटफॉर्म हमने उनको दिया है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज।